हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यार काफी टाइम से मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज मैं आपको नीला नीला दिख रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत फिल्टर लगा लिए, बहुत चेंज करने की कोशिश कर ली, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट आज मुझे दिख रहा है। अब बाकी जो प्रीवियस क्लास आप देखेंगे वहां पर ठीक था, लेकिन अब क्या है कि इतना कैमरा मेरा हैंडल करने की आदत है नहीं मुझे, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। खैर मैंने क्या, क्लास आज रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि 11th के लिए काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे, उसके बाद 12th भी करना है, तो मैंने कहा चलो क्लासेस करते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सेट्स, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर काफ़ी टाइम पहले आया था, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे तो भूल ही गए होंगे सर पहले में क्या पढ़ाया था। तो आज का लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हो जाऊंगा, यानी कि बेसिक बेसिक चीज़ें एक एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग रिकॉल कर पाए। उसके बाद हम आज अपना आगे का हिस्सा इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ और भी है, तो मैंने चेक किया है कि अपन लाइव कर सकते हैं लैपटॉप से। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में हम एक क्लास परमानेंट चला देंगे जिसमें हम लाइव किया करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी? पक्का फर्स्ट क्लास? ओके जी। चलो, तो सबको क्लियरली दिख रहा है। तो आज हम जैसे कि सेट है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, टाइप्स ऑफ सेट है। अब ये वो टॉपिक है जो हमने प्रीवियस क्लास में ही आपके डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे वो आपका सबसेट एंड सुपर सेट हो गया, पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट, इन चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी से थोड़ा थोड़ा क्विक रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो भाई देखो, एक सिंपल सी बात है। सेट हम किसको बोलते हैं कि भाई एक ऐसा कलेक्शन जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी आपके कवर करे थे, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इनका ये जो नोटेशन है इनको ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, इंटीजर्स के सेट को कैपिटल जेड से, रैशनल नंबर के सेट को कैपिटल क्यू से, और रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, और सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस, इसी तरह सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस। और ये सारे हो गए। एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ, आगे पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बता देता हूँ, आगे पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से, सॉरी, यहाँ पर जेड इंटीजर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट किया करेंगे। क्लियर है जी? पक्की बात? चलो, अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेट होते हैं ना, तो सेट की जब नेमिंग करते हैं तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो मेंबर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं तो उनको उनको हम स्मॉल लेटर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ कि राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो वी कैपिटल हम यूज करेंगे इसको डिनोट करने के लिए, और इसके जो एलिमेंट है उनको डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। ये यूजुअली मतलब ऐसा है कि अब जरूरी नहीं है कि जो कलेक्शन आप कर रहे हो वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के वॉबल हो या कुछ हो, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस केस में तो हम ऑब्जेक्ट ही कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें अल्फाबेट कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में और सेट का डिनोशन कैपिटल लेटर्स में किया जाता है। ये बात एकदम क्लियरली नोट कर लीजिए, ठीक है। एनीवन, किसी को इसमें कोई डाउट है? चलो, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है, या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, कि हमने एलिमेंट को कॉमा लगा लगा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल वॉवल्स को हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपने ए को पहले लिखा है, आप चाहो तो ई को पहले लिख सकते हो, या आई को पहले लिख सकते हो, या ओ को पहले लिख सकते हो, यू को पहले लिख सकते हो। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। साथ ही साथ किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दिमाग में रखनी होती हैं। जैसे यहाँ पर एक बार ही ए लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया हमने ए को 2 बार लिख दिया फिर आई ई ओ यू। तो यहां पर एक एलिमेंट को 2 बार आपने लिख दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन में लिखा है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट भी जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो गई, पक्की बात। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म होता है जिसको हम आपका बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसमें हम रूल लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वॉवल्स का कलेक्शन किया है तो आपने अभी वॉवल्स को कॉमा लगा करके लिख दिया, लेकिन मैं अगर लिखूं कि v इज इक्वल टू, अब यहां पर लिखने का फॉर्मेट है कि x या y, हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, x सच दैट x इज अ, अब यहां पर रूल लिख देंगे किसका कलेक्शन कर रहे हैं, वॉवल का। तो x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर अब आप लोग ये सोचे कि सर एक्स तो भाई हमारा वॉवल नहीं है, एक्स तो सर हमारा वॉवल नहीं है, लेकिन एक्स यहां पर मेंबर को डिनोट नहीं कर रहा, एक्स मेंबर नहीं है, एक्स मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव है, कि भैया एक्स सिर्फ बता रहा है कि मैं वो हूं जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं। तो अब जितने भी वॉवल्स हैं वो सब एक्स के थ्रू डिनोट किए जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो यहां पर समझनी होती है। आई बात समझ में क्लियर है और छोटे हो जाते हैं। चलो जी, तो यहां पर ये चीज थोड़ा सा, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं तो हमेशा ये स्टार्टिंग का हिस्सा ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप चाहो तो एक्स के बदले वाई यूज कर सकते हो, जेड यूज कर सकते हो, डब्ल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट रूल रिप्रेजेंट करता है। ये वो है जिसके बेसिस पर कलेक्शन किया जा रहा है, वो रूल बता रहा है, ठीक है, कि हम किसका कलेक्शन कर रहे हैं। तो हम वॉवेल्स का कलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाई, हाँ ओके, विच डिवाइड 42। अच्छा यहां पर लिखा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 7 करता है, 14 करता है, 21 करता है, 42, तो लिख दिया। द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये लिख दिया। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5, आगे पर ये जो 3 डॉट है ये बता रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन करेंगे तो कभी गिनती खत्म होगी क्या, 1 3 5 7 9 11 13, तो ये गिनती कंटिन्यूअसली चलती जाएगी इनफाइनाइट नंबर तक, क्योंकि ऑड नंबर ऐसा तो है नहीं कि काउंटेबल है, वो तो इनफाइनाइट है ना। तो इसलिए हम इस चीज को 3 डॉट लगा करके लिख देते हैं। नेक्स्ट में, हाँ जी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोग देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा जो यहाँ पर मैंने लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट while राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। यही चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी करी थी कि एलिमेंट जनरली रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज अ डिस्टिंक्ट, अदरवाइज अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो हम उसको अलग अलग एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, उन सभी लेटर्स का कलेक्शन या सेट बनाइए जो स्कूल वर्ड को फॉर्म करते हैं। तो हमने जब सेट बनाया तो एस एक बार, सी एक बार, एच एक बार, ओ भी एक बार ही लिया है। भले यहां पर 2 बार ओ यूज होता है, लेकिन चूंकि हम सेट बना रहे हैं तो रिपीटिशन नहीं करेंगे। और एल आप चाहो तो उसको एच ओ एल सी एस भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज नो रिलेवेंस, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाता हूं बनाना, ठीक है, एक वर्ड हमने, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड जी, हाँ जी, मैंने एक वर्ड ले लिया, फॉर एग्जांपल वर्ड ले लिया मैंने बनाना, बी ए बनाना, बी ए बा एन ए नाना चलिए, तो
अब यहाँ पर अगर मैं बनाना वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स का सेट बनाऊंगा, तो मैं मान लो एक, पहले तो हम नेमिंग करते हैं, तो मान लो मैंने एक सेट बोल दिया ए, ठीक है। अब इसमें लेटर लिखूंगा, तो पहले बी को लिखा, फिर मैंने ए को लिखा, फिर मैंने एन को लिखा, फिर मैंने, अब देख बी ए एन, अब यहां पर ए लिख चुका हूं, एन लिख चुका हूं, ए लिख चुका हूं, तो बी ए एन बस बना। तो ये हमारे पास बनाना वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स का सेट है। तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर पूछे भी जाते हैं, है ना। आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि परम्यूटेशन वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स की सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे कि मैं परम्यूटेशन बोलूं कि परम्यूटेशन, PER, ये चैप्टर भी है आपके क्लास 11th में, PERMUTATION, ये परम्यूटेशन है। अब आपसे बोला जाए कि परम्यूटेशन वर्ड को फॉर्म करने वाले सेट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर सेट ए जो है ये बनाना वर्ड के फॉर्म करने वाले लेटर्स का सेट है, इसमें कितने लेटर हैं, तो आप देखोगे। अच्छा, आप लोग कह रहे होगे ना सर यहाँ पर आपने कैपिटल क्यों लिया, आप इसको स्मॉल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने इस तरह से लिख दिया, आप चाहो तो उसको BAN लिख दो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि कितने नंबर ऑफ लेटर है, तो 3 एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3, या फिर हम ऐसे मॉड लगा करके भी इसको 3 लिख सकते हैं। ये लिखने के तरीके हैं भैया, ठीक है। आई बात समझ में। इसी तरह परम्यूटेशन, मान लो मैंने एक सेट बनाया एक्स, अब उसमें परम्यूटेशन के वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स लिखे, तो मैंने यहाँ पर देखो, अब चूंकि सारे कैपिटल में लिखे हैं तो मैं अब इसको लिख दूंगा कैपिटल में, ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कैपिटल में दे, PER, ठीक है, अभी सब अलग है, फिर M हो गया, फिर U हो गया, फिर T हो गया, फिर A हो गया। अब ये T रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर I को लिख देंगे, फिर O को लिख देंगे, फिर N को लिख देंगे, तो ये इस तरह से लिख दिया। जो रिपीट किया बस उसको मैंने एक बार ही लिखा है, बाकी सब अलग अलग है। देखो PERMUTAION सारे अलग अलग है। अब कितने लेटर्स बने, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 लिख सकते हैं। तो ये भी चीज आपसे पूछ सकता है। आई बात समझ में, सबको क्लियर है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना और इसको दिमाग में भी रखना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ए है और जिसके अंदर एलिमेंट है AEIOU। अब ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि हम ये लिख सकते हैं कि जो स्मॉल ए है ये सेट ए का मेंबर है, तो हम लिख सकते हैं दिस, इस फॉर्म में। ये जो सिंबल है ये बताता है ए बिलोंग टू, ए बिलोंग टू सेट ए। तो ये जो सिंबल है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोनाउंसिएशन एक तरीके से बिलोंग टू का, कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये इस सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। इसको हम एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसे यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग टू, ठीक है। आई बात समझ में, सबको क्लियर है। चलिए, अब इसी पर हमने ढेर सारे एग्जांपल्स भी किए थे। सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, या a इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, या b है y इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो सेम ही चीज हो गई, ये दोनों सेट एक है। मतलब अगर मैं v की बात करूं और b की बात करूं, दोनों क्योंकि वॉवल का कलेक्शन है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ये दोनों सेट बराबर हैं, ये दोनों सेट बराबर है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आता है। देखिए, जो बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, सर तो क्वेश्चन भी नहीं करवा रहे। तो बेटा, ये जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो मैं पिछली क्लास लेक्चर नंबर 1 का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1, तो आप वो वीडियो को जाकर के देख लेना। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो उसमें भी सारे के सारे लेक्चर क्लास 11th के एक जगह पर आ जाएंगे, क्लास 12th के एक जगह पर आ जाएंगे, तो वो आप लोग के लिए आगे पर इजीली एक्सेसिबल होगा। चलिए,
तो टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास इम्पटी सेट आता है। इम्पटी सेट मतलब कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो। इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं या तो फाई से या फिर ऐसे केवल ओपन ब्रैकेट बना करके। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, एक के अलावा और कोई एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोल देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, मान लो एक सेट ए बनाया आपने जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके काउंटेबल है, मतलब कि आप बता सकते हो कि भाई सेट ए के अंदर 3 मेंबर है, तो ये आपका एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आया। यानी कि आप बता सकते हो कि भाई 100 मेंबर है। जैसे एक स्कूल में बच्चों की संख्या फाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेशन, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। एक मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, फाइनाइट सेट का एग्जांपल, क्योंकि आप गिन करके बता सकते हो ना कि भाई इस घर के अंदर कितने लोग हैं, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, सिंपल। तो वही चीज हो गई। उसके बाद इनफाइनाइट का मतलब जैसे कि मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स आप काउंट करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जीवन गुजर जाएगा, लेकिन गिनती खत्म नहीं हो रही है बबुआ। तो उस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा सेट जिसमें इतने मेंबर हैं कि आप कभी गिन ना पाओ, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। आई बात सबको समझ में या नहीं आई? जल्दी से फटाफट से एक बार मुझे बता दो, ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक बेसिक सी बात है। आगे पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका एम्प्टी सेट, जो मैंने बताया कि कोई एलिमेंट ना हो। अब एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल, ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। एक्स 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, और x एक नेचुरल नंबर है। अब आप मुझे बताइए 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आता सर, 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ जाएगा? तो इसका मतलब हुआ कि सेट ए जो है वो एक्चुअल में एम्प्टी सेट है। अब चाहे तुम इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। अब ध्यान से समझना। दूसरा एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल नंबर। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका 0 के बराबर है, और लिखा है कि x एक रैशनल नंबर है। तो क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो आप बोलोगे नहीं। तो ये भी एग्जांपल हमारे पास एम्प्टी सेट का हो गया। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो भैया 2 मात्र इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं सारे के सारे आपके कैसे नंबर हैं? सबके सब कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। सब चीजें अपन ने डिस्कस भी करी थी प्रीवियस क्लास में। आई बात समझ में? एनीवन, कोई डाउट? चलो, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट। तो भाई इक्वल सेट क्या होते हैं कि दो सेट हैं ए और बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ऐसे दो सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी मेंबर है और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी मेंबर है, तो दोनों सेट इक्वल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेट ए लिखा जिसमें लिखा आपका 1 2 3, और एक दूसरा सेट मैंने बी लिखा जिसके अंदर लिखा 3 1 2। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं है। भले ही एलिमेंट का ऑर्डर इधर उधर है, लेकिन जितने मेंबर सेट ए में है वो सारे के सारे बी में भी हैं, और जितने मेंबर बी में है वो सारे के सारे ए में हैं। मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। आई बात समझ में? हाँ, अगर मैं यहां पर एक सेट सी लिखता हूं जिसके अंदर लिखा है मैंने 1 2 3 और 0, तो अब आप बताइए क्या ये दोनों सेट सेम है? जी नहीं, क्योंकि ए का हर एक मेंबर सी का मेंबर है, ये बात सही है, लेकिन सी का हर एक मेंबर ए का मेंबर नहीं है, क्योंकि सी में जो 0 है वो ए में नहीं है। तो यहां से बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाती है कि ए के सारे मेंबर बी दूसरे सेट में हो, उसके सारे मेंबर इस सेट में हो, तब हम दोनों सेट को इक्वल सेट बोलते हैं। बोलो भाई साहब, क्लियर बात है? एकदम सही। किसी को मन में कोई डाउट, प्रश्न, शंका? पक्की बात? बोलो बोलो, क्या ये सही है? आगे तुमको कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट हम उनको बोलते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट मैंने ए लिखा जिसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और एक सेट मैंने बी लिखा जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 एंड 3। तो अभी क्या है भाई कि दोनों सेट में अगर आप देखो तो मेंबर डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। हम लिख नहीं सकते कि ए बराबर बी, हम ये नहीं लिख सकते। मतलब ऑब्वियस हम ये लिखेंगे कि ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू ऑल्सो 3। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों ही सेट में बराबर है, इसलिए ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से मुझे फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दियो। देखो 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 बता दियो भैया। क्लियर है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब है कि भाई साहब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है। चलो इसके बाद बात करते हैं सबसेट के बारे में। अब हम आज की क्लास इस जगह से शुरू करते हैं। आप कहोगे सर इतनी आधे घंटे से महाभारत पढ़ा इस रहे, तो देखो बबुआ ऐसी बात है कि हमने क्या कहा था कि हम पहले रिवीजन करवा देते हैं फिर आगे करते हैं। तो मैं थोड़ा रिवीजन करवा दी, क्योंकि जो पहला लेक्चर था वो काफी टाइम पहले आया था, तो भैया भूल भाल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार, तो आप लोग भी भूल ही जाओगे, है ना। तो अब हम जो नई चीज पढ़ने वाले हैं उसके लिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। देखो अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ये सेट चैप्टर की जान है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर किसी काम का नहीं है जब तक उसके अंदर जान ना हो, ठीक है। तो भाई सब वही चीज है, ये इस चैप्टर का जान है, सबसेट। क्योंकि सबसेट, पावर सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ये तीनों टॉपिक जो आगे के हैं ये किस पर डिपेंड करेंगे? सबसेट पर बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे सबसेट और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वहां भी सेम चीज वापस से आ जाती है। तो ये बात दिमाग में रख लेना है, पक्की बात है, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यार देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट को बिल्कुल वैसे ही बोलो जैसे मैं बोलता हूं कि अच्छा एक बात बताओ, आप जिस शहर में रहते हो, मान लो मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है। मान लो मैं नोएडा में रहता हूँ, ऐसे समझे ना, बहुत मजेदार तरीके से। सबसेट कुछ नहीं है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो देखो जैसे मैं कहूँ कि नोएडा है, अब आपसे पूछूं कि यार ये नोएडा जो है ये किस राज्य के अंदर आता है, किस स्टेट के अंदर आता है, तो आप कहोगे सर नोएडा ना ये यूपी के अंदर आता है। नोएडा सर यूपी के अंदर आता है। अब मैं कहूंगा यूपी जो है ये किस कंट्री के अंदर आता है, तो आप कहोगे सर यूपी जो है वो इंडिया के अंदर आता है। तो मतलब क्या हुआ यहां से कि हम ये बोल सकते हैं कि जो नोएडा है, जो नोएडा है वो सबसेट है किसका? सबसेट है ऑफ यूपी। क्योंकि नोएडा बना कैसे है? यूपी का एक छोटा सा हिस्सा। नोएडा बना कैसे है? यूपी का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। और जो यूपी है, नोएडा सबसेट ऑफ यूपी, यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यूपी इंडिया, क्योंकि यूपी कैसे बना? यूपी इंडिया का एक छोटा सा भाग है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो अब इसको आप कैसे भी बोल सकते हो कि भाई जैसे आपके स्कूल की क्लास 11th है, ठीक है, आपके स्कूल की क्लास 11th वो आपके स्कूल का एक छोटा सा भाग है। आपके स्कूल में अगर 10 क्लासेस हैं, मान लो फर्स्ट से लेकर के 12th तक की, तो उनमें 11th क्लास मात्र एक क्लास है, ठीक है। तो आप अपने स्कूल का एक सबसेट है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, एक फैमिली है, फैमिली में मॉम है, डैड है, दो सिस्टर हैं S1 S2, और एक उनका बेटा है, मान लो उसको मैंने S बोल दिया, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं इसको डॉटर बोल देता हूँ,
एक फैमिली है फॉर एग्जाम्पल, उस फैमिली में मदर है, डैड है, और उसके बाद वहां पर डॉटर है D1, D2 और एक सन है S। ठीक है, ये एक फैमिली है। तो फैमिली में कितने मेंबर है भाई साहब? फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं। तो ये एक सेट है। अब मैं इस फैमिली में जितने बच्चे हैं उनका एक और सेट बना सकता हूं ना। तो मैंने बोला एक दूसरा सेट बनाया G, जिसके अंदर मैंने D1 को रखा, D2 को रखा और S को रखा। मतलब अब आप क्या बोलोगे, जो G है वो एक्चुअल में, जो G है मैं लिख सकता हूं, जो G है वो सबसेट है। अगर छुप रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से अगर बोलूं जो G है भाई साहब वो क्या है, G जो है वो आपका सबसेट ऑफ F है। G सबसेट ऑफ F है। तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, यहां तक सबको क्लियरली समझ में आया? तो ये बेसिक सी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना है। अब रिप्रेजेंटेशन, अब रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई साहब? अब आप इतना लंबा लिखोगे G इज द सबसेट ऑफ F, या ये फला इज द सबसेट ऑफ ये, तो भाई साहब ये थोड़ा सा ना लेंदी हो रहा था। तो किसी ने बोला एक काम करिए भाई साहब, आप इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखिए। तो सिंपल फॉर्म पे लिखने का तरीका है ये। ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिखा कि B में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और A में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तब आप क्या बोलोगे? क्योंकि A जो है वो B के कुछ एलिमेंट को लेकर के बना है ना, तो हम ये तो बोल नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, बट ये नहीं बोल सकते कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट A, है ना। अगर ये भी बोल पाते तो दोनों सेट बराबर हो जाते, लेकिन यहां पर A के सभी मेंबर B के हैं, लेकिन B के सभी मेंबर A के मेंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे A, अब सिंपल सा ये जो सिंबल है बताता है ये जिस तरफ पे बंद है वो सबसेट का होता है, जिस तरफ पे खुला है उसको हम सुपर सेट बुलाते हैं। तो ये आपका सुपर सेट कहलाएगा, किसका? ए का। और ए आपका सबसेट कहलाएगा, ए आपका सबसेट कहलाएगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का मेंबर है बट बी का हर एक एलिमेंट ए का मेंबर नहीं है, तो बोलेंगे ए बी का सबसेट होगा। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? पक्की बात? जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि भाई देखो दो सिंबल, दिस इज सिंबल फॉर सबसेट, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, अब आपको एप्रोप्रिएट सिंबल फिल कर देना है। तो पहला जो हमारे पास में है यहां पर वो लिखा है कि 2, 3, 4 क्या इस सेट का सबसेट है? तो देखो 2 है, 3 है, 4 है, यहां भी 2 है, 3 है, 4 है, सबसेट है, तो ये सिंबल आएगा। ए बी सी है, बी सी डी। अब देखो यहां पर ए है लेकिन यहां पर ए नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स 11th क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो एक सिंपल सी बात है कि एक क्लास का एक स्टूडेंट उस पूरे स्कूल का भी तो स्टूडेंट हुआ, है ना। 11th क्लास का स्टूडेंट ऐसा थोड़ी है कि वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये एक सबसेट हुआ, तो दैट्स वाई यहां पर सिंबल क्या आएगा? सबसेट का। यहां पर सिंबल क्या आएगा बच्चों? सबसेट का। बोलो जी, क्लियर है? पक्की बात? चलिए उसके बाद एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। अब हमने एक सेट बनाया जिसमें एक सर्किल पे जितने भी, एक प्लेन पे जितने भी सर्किल है उन सभी का कलेक्शन किया है। और अगला एक सेट बना एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो एक तरफ एक सेट है जो सभी टाइप के सर्किल का कलेक्शन है, दूसरे तरफ वो है जो केवल 1 रेडियस वाले, 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल है। तो अब एक बात बताओ कि इसमें बड़ा सेट कौन सा हुआ? बड़ा सेट वो हुआ जो सभी टाइप के सर्किल का सेट है, और वो तो छोटा हुआ ना जो केवल एक टाइप के सर्किल का सेट है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो याद रखिए यहां पर
ये सबसेट होता है और ये सुपरसेट होता है। तो इधर पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो है ये सबसेट नहीं है इसका, उल्टा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब पहला वाला दूसरे का सबसेट नहीं है, दूसरा पहले का है, लेकिन हम लिखा है इसे एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। एक्स प्लेन में जितने भी ट्राइंगल हैं उनका एक कलेक्शन है। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब देखो भैया ये दोनों सेट अलग अलग हैं, एक तरफ है ट्राइंगल का कलेक्शन, एक तरफ रेक्टेंगल का कलेक्शन, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई किसी का सबसेट नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक सेट यहां पे लिखा है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, और दूसरी तरफ है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक है केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट और एक है सभी टाइप के ट्राइंगल का सेट। तो ये बताओ बड़ा कौन सा हुआ? सभी टाइप का, तो यानी कि ये बड़ा है, और यानी कि ये जो सेट है वो इसके सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो ये सबसेट है। उसके बाद x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। तो भैया इंटीजर होते हैं पूरे निगेटिव, पूरे पॉजिटिव और जीरो को मिला करके सभी नंबर्स का कलेक्शन, और इवन नेचुरल नंबर में 0 2 4 6 8 आएंगे। तो यानी कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर्स हैं, वो सब इंटीजर्स हैं, इसलिए ये एक आपका सबसेट हो जाएगा। तो ऐसे हम सिंबल्स को फिल कर सकते हैं। आप लोग भी एक बार खुद से भी इसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहां पर भी सेम चीज है, ठीक है। आपको केवल ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। आपको केवल यहां पर ट्रू और फॉल्स बताना है कि भैया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। चलिए जैसे यहां पर लिखा है स्मॉल a कॉमा बी, एक सेट ये है, और दूसरा है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट बी सी ए। तो क्या ये इसका सबसेट नहीं है? एक तरह सिंबल लगे सबसेट नहीं होने का, तो ये एक तरीके से फॉल्स है। a कॉमा ई है और x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे ए ई आई ओ यू आ गए, और a कॉमा ई उसी का एक पार्ट है, तो ये एकदम सबसेट है, ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिंबल भी सबसेट का है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है जो इसका मेंबर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ए जो है ये पूरा जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है, यस यस यस, तो ये वाला ट्रू है। ये जो है इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सेम ही लिखा हुआ है। उसके बाद एक्स इज एन, हाँ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब आप सोचो, अगर मैं केवल इवन नेचुरल नंबर लिखता हूं लेस देन 6, तो हमारे पास आएंगे 2 4, ठीक है। और दूसरे तरफ हम एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर है आपके पास 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 6, उसके बाद आपके पास 12 है ना, फिर 18, और उसके बाद आपके पास 36। तो आप देख सकते हो कि 2,4 जो है वो ये जो सेट के मेंबर है वो इस सेट के भी मेंबर है 2 और 4 के, तो इसलिए ये आपका सबसेट है। यस, सबसेट का सिंबल भी बना हुआ है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है। आई बस समझ में क्लियर है? तो भाई साहब अगर एक सेट के सभी मेंबर दूसरे के मेंबर हैं तो उसका सबसेट कहलाएगा, दूसरे के सभी मेंबर पिछले के मेंबर हैं तो वो भी सबसेट कहलाएगा, दोनों बराबर हो गए तो आपके। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना, अवेयरनेस यहाँ पर लेकर के आओ, थोड़ी सी चीजें, कुछ चीजें आपको सही सी बताना है। मान लो एक सेट लिखा है मेरे पास ये, जिसके अंदर मेंबर है ए बी एंड सी। अब मैं आपसे पूछूं केवल ये लेटर ये है, ये क्या इस सेट का सबसेट है? ये सिंबल है सबसेट का, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप ध्यान से देखो भाई, ये केवल एक एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता है, सबसेट भी जो होगा वो भी एक सेट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि ये एक सेट है, सबसेट है जो कि इसका सबसेट है, तब आप बोलते कि भाई हाँ ये ट्रू होगा, तब आप बोलते कि ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख देता हूं तो भाई ये तो मेंबर है, सबसेट थोड़ी है।
सबसेट तब तक नहीं बोल सकते जब तक भाई इसको ब्रैकेट के अंदर ना लिखा जाएगा। तो सबसेट हमेशा ऐसे ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमा लगा करके लिखे लेकिन वो उस ब्रैकेट के अंदर नहीं है ना, तो वो सबसेट फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सबसेट भी सेट का ही पार्ट है। तो जब वो बनेगा तो वो अपने रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि ये इसका मेंबर है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि ए जो है ये सेट ए का मेंबर है, मेंबर है। तो मेंबर को आप लिख रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सबसेट को लिख रहे हो तो हमें प्रॉपर ब्रैकेट बना करके एक एलिमेंट लिखा फिर बताना है कि सबसेट है। तो ये छोटी सी बात दिमाग में रखना, एकदम क्लियर, पक्की बात। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि a कॉमा बी सबसेट, सॉरी a कॉमा बी और सिंबल बनाए सबसेट का a, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a कॉमा बी सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। हाँ, मैं ये लिख दूं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि एलिमेंट को अगर डिनोट कर रहे हो कि भैया ये इसका मेंबर है, तो हमें इस सिंबल का यूज करना है। सबसेट को डिनोट कर रहे हो तो इस सिंबल का यूज करना है। लेकिन सबसेट के वक्त पर जो भी आप सेट ले रहे हो, सबसेट ले रहे हो, वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब मैं ए को डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ए एक्चुअल में पूरे सेट को ही डिनोट कर रहा है, तो यहां पर मुझे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, ताकि आप लोगों को, वैसे नहीं, जो बात मुझे बतानी है वो पहले ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में इन बातों को पूछा भी गया है। हाँ जी, देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि बिल्कुल याद दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या बात है कि एम्प्टी सेट जो कि होता है फाई, या फिर उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट जो कि है फाई, या फिर ये इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता ही होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। कोई भी सेट आप लो, उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट लिखेंगे ही लिखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरी सेट इज ऑल्सो a subset of itself, also a subset of itself। ये दो बातें बड़ी काम की हैं, इसके बिना मामला जच नहीं पाता। इसके बिना मामला जच नहीं पाता कि एम्प्टी सेट जो है भाई साहब, वो पहली बात तो हर सेट का सबसेट होता है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। यानी कि हम अगर यहां पर इसको जो हमने लिखा है ये वाला हिस्सा, तो अब आपके लिए भी कोई काम का है नहीं, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें लिख सकता हूं। जैसे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक सेट ए आपने लिखा, ए बी सी, तो आप ये लिखोगे कि ये जो फाई है ना, वो सबसेट है सेट ए का। ये आपको लिखना ही लिखना है। मतलब एम्प्टी सेट हमेशा सेट ए का सबसेट होता है। साथ ही साथ मैंने बोला कि एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। लेकिन चूंकि आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों सेट बराबर होंगे, तो नीचे पर ये वाला सिंबल लगा दो, नीचे पर ही। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जब कोई सेट खुद के बराबर है। कोई सबसेट जब खुद के बराबर हो जाए ना, तो हम सबसेट के नीचे पर ऐसे इक्वल वाला सिंबल भी बना देते हैं। सबसेट के नीचे ऐसे इक्वल वाला सिंबल भी बना देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? यानी कि अगर कोई सबसेट ऐसा है जो अपने सुपर सेट के बराबर है, तो हम समझ गए। तो याद रखना है दो बहुत बड़े ज्ञान की बात। ओम एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। एम्प्टी सेट हमेशा, ना गलत बोल दिया। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट
and every set is a subset of itself. What a beautiful line. आई बात समझ में? पक्की बात, क्लियर है? बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो, पक्की बात है? कोई दिक्कत? चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट में है आपका, हाँ, जो क्वेश्चंस थे कि एक सेट लिखा है, ध्यान से समझना, सेट में लिखा है ए इज इक्वल टू, अब देखो इसके अंदर एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है। अब सेट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से एक एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है। जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर है, अब वो इस पर्टिकुलर सेट के लिए एलिमेंट हो गई। समझ गए? मैंने बोला कि ये एक सेट है, इसका ये ब्रैकेट आपने लगाया, अब इसके अंदर जो भी चीज है ना, वो हमेशा एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट है। ये चीज अगर आप प्रॉपर देखो, ये एलिमेंट है इस सेट ए के लिए, ठीक है? अब कॉमा में 5, यहां पर बहुत ध्यान से समझना। अब पहला लिखा है, क्या 3,4 सबसेट है ए का? जी नहीं। अगर मैं केवल इसकी बात करूं, इसको एज इट इज लिख दूं, तो भाई ये एक एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है, ये तो एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट को एक अलग ब्रैकेट के अंदर बना करके डाल दूं, तो ये आपका इसका एक सबसेट हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका ट्रू है। अगेन थर्ड स्टेटमेंट, ब्रैकेट ब्रैकेट ये और ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ध्यान समझिएगा, जो 1 है, जो 1 है वो सेट ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है। और 1 क्या सेट ए का सबसेट है? बिल्कुल गलत बात है। 1 2 5, 1 2 और 5 ये इनको लेकर के एक सेट बनाया, सबसेट है, बिल्कुल सही है। 1 2 5 को लेकर के एक सेट बनाया, लेकिन ये क्या इसको बिलोंग करते हैं? तो ये गलत है, फॉल्स है। 1 2 3 की बात करें, अब देखो 1 2, लेकिन 3 जो है वो मैंने एक दूसरे एलिमेंट के उत्तर से चुराया है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। हाँ, इम्पटी सेट इसको बिलोंग करेगा, फॉल्स है। इम्पटी सेट ए का सबसेट होगा, ये ट्रू है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, इम्पटी सेट जो कि अपने आप में एक सेट है, ठीक है? अब इसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर बना करके लिख रहे हो ना, तो गलत हो जाएगा। इम्पटी सेट का सिंबल आप या तो केवल ऐसे लिखोगे या फिर केवल ऐसे लिखोगे। अगर आपने इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट लगा दी ना, तो ये इम्पटी सेट ना होकर के सिंगलटन सेट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, रॉन्ग है, ठीक है? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है, इस चीज को ध्यान से समझ लो कि अगर ये सेट 1 ए है जिसके अंदर 1 है, 2 है, और ये एलिमेंट के तौर पर पूरा का पूरा सेट आया 5 है, याद देखना, अगर मैं सिर्फ इसको एक साथ उठा करके पूरा ऐसे पूछूं, तो ये एक्चुअल में एलिमेंट कहलाएगा। और अगर हमने 2 ब्रैकेट लगा करके लिखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट को लिया, एलिमेंट को एक सेट के अंदर डाला, अब पूछूंगा सबसेट है, तो यस सबसेट बोलूंगा। अगर मैं बोलूं कि 1 2 5 सबसेट ऑफ ए है, तो करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है, तो नॉट सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 3 एक सेट के अंदर का एलिमेंट हो गया वहां पे, तो वो चीज हम डायरेक्ट उठा नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो काफी ज्यादा काम की होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो समझ ले। क्लियर है? झिलमिल सितारों का आंगन होगा। चलो ठीक है, पक्की बात, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पावर सेट की। व्हाट इज द पावर सेट? देखो, जैसे मान लो एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब मैं आपसे बोलूंगा राइट, मैं आपसे बोलूंगा राइट ऑल दी
सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब आपको सेट ए के सभी सबसेट लिखने हैं, तो सभी सबसेट क्या लिखोगे? आपको पता है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा, हर सेट खुद का सबसेट होता है भैया, खुद का सबसेट होता है, तो ये हो गया। दो तो ये मतलब ये तो है, होने ही होने हैं, ट्रिवियल है। ये वो सबसेट होते हैं जिनको हम ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बाकी के क्या हो जाएंगे? 1 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बना लिया। उसके बाद 1 और 2 को लेकर के एक साथ बना दिया 2 का, 2 और 3 को लेकर के बना दिया, ठीक है, 1 और 3 को लेकर के बना दिया। बाकी होल सेट मैंने ए पूरा लिखा ही है। तो सेट ए के ये सारे के सारे सबसेट हैं। अब अगर मैं P ऑफ ए एक नया सेट बनाऊं और उसमें इसके सारे सबसेट को इकट्ठा कर लूं, उसमें इसके सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लूं, तो ये जो नया सेट हमारे पास बनेगा, ये क्या बनेगा? ये जो नया सेट हमारे पास बनेगा ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बच्चों पावर सेट ऑफ ए। 2 3 हो गया और 1 3 हो गया। तो अगर हम किसी सेट के सभी सेट को कलेक्ट करें और एक नया सेट दें, उसको एक नया सेट बनाएं, तो उसको हम पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन। तो हम बोल सकते हैं P ऑफ ए इज द set of all subsets of set A, and this is called power set of A। पावर सेट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली होती हैं। आई बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो यस और नो। डन है बच्चों? बोलो 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 बोलो। एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? पक्की बात? चलो, तो ये पावर सेट हो गया। अब मैं एक और चीज यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि है आपका यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा ये चीज समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आगे पर काम में आएगा। अगला हो जाता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट बबुआ? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट है आपके पास ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है आपके पास बी जिसके एलिमेंट है मान लो 4 5 6। अब यूनिवर्सल सेट को बच्चों हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब ऐसा कोई भी सेट जो ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता हो, वो यूनिवर्सल सेट है। अब चाहे तुम एक सेट लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी कहलाएगा, क्योंकि यू सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है। अब तुम चाहे यूनिवर्सल सेट पूरा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, तुम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स भी लिख सकते हो, तुम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, तुम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हो, तुम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो। भाई ऐसा है कि अब वो हर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, हर सेट वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जो कि ए और बी के मेंबर्स को कंटेन करता हो, जो ए और बी के मेंबर्स को कंटेन करे, ऐसा हर एक सेट यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की सिंपल सी डेफिनेशन दिमाग में रखना बच्चों कि गिवन सेट का वो सुपर सेट जो उनके एलिमेंट को कंटेन करे। गिवन सेट्स का सुपर सेट इज अ यूनिवर्सल सेट। एकदम क्लियर है? गिवन सेट्स का सुपर सेट वो यूनिवर्सल सेट होता है। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। बोलो बोलो यस और नो। पक्की बात? गिवन सेट का यूनिवर्सल सेट हमारा सुपर सेट होता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की कहानी हो गई। चलो, अब इसके बाद हम आगे पर आते हैं। क्वेश्चन है कुछ आपके पास कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट।
आपको एक सेट गिवन है, इसके सभी सबसेट लिखने हैं। तो जैसे कि पहला सेट आपके पास में है, इसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल, मतलब एक सेट आपके पास लिखा हुआ है। अब इसके सबसेट में एक तो एम्प्टी सेट आएगा और दूसरा वो सेट खुद, है ना। एक तो एम्प्टी सेट आया और एक वो सेट खुद, तो दो सबसेट हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके पास a कॉमा बी। इसके सबसेट में पहले तो एम्प्टी सेट लिख दो, हर सेट खुद का सबसेट होता है तो वो होल सेट आ गया। फिर सिंगल सिंगल लिख दो तो सिंगल ए और सिंगल बी। अब बी कॉमा ए मत लिखना क्योंकि वो एक ही बात है। तीसरा वाला 1 2 3 अभी हमने लिख के बताया था कि एक तो ये बना और एक तो बना वही हर सेट खुद का सबसेट होता है। फिर हमने सिंगल सिंगल लिखा, 1 को लिखा, 2 को लिखा और 3 को लिखा। फिर हमने डबल डबल लिखा, 1 2 को लिखा, उसके बाद हमने 2 3 को लिखा और उसके बाद हमने 1 3 को लिखा। तो ये हमारे पास बन गया। आई बात समझ में? चलो अब देखो ये फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। अब ये एक एम्प्टी सेट तुम्हारा लिखा है, अब तुम्हें इसके सबसेट लिखने हैं। एम्प्टी सेट लिखा है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो भाई देखो, अब एम्प्टी सेट में दोनों चीजें हो गई। अगर आप एक एम्प्टी सेट लिखते हो तो आपको पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो भी एक हो गया, और प्लस एम्प्टी सेट सबसेट होता ही है। तो एम्प्टी सेट का केवल और केवल एक ही सबसेट है, वो है एम्प्टी सेट। तो एज इट इज ये सब एम्प्टी सेट आप लिख दोगे। एम्प्टी सेट का केवल और केवल एक ही सबसेट है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ a, उसके पावर सेट में कितने मेंबर होंगे? तो आंसर इज 2 की पावर m। या अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ सेट a, अब आपको पता है सेट ए में टोटल m मेंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके 2 की पावर m होंगे। और अगर आपसे पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोलेगा तो आप लिखोगे 2 की पावर m माइनस का 1। क्या लिखोगे? 2 की पावर m माइनस 1। जब आपसे प्रॉपर सबसेट बोले तो 1/2। अब सर प्रॉपर सबसेट में वो कौन सा एलिमेंट है जो काउंट नहीं होता? तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास सेट ए है ना, ये खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये एक्चुअल में इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर सबसेट माना जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में अगर आपको मैं बोलूंगा तो 2 की पावर m माइनस में 1 हो जाएगा। और कौन सा सेट है जो प्रॉपर नहीं होता? होल सेट, है ना। जो होल सेट है वो कभी भी प्रॉपर सेट में काउंट नहीं किया जाता है ना। मतलब प्रॉपर सेट में उन सेट को काउंट किया जाता है जो या तो एम्प्टी है ना। प्रॉपर सबसेट में उनको काउंट किया जाता है जैसे कि एम्प्टी, और उसके अलावा वो सबसेट जिसमें होल सेट से कम एलिमेंट हो। होल सेट से कम एलिमेंट वो आपके प्रॉपर सबसेट में काउंट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? पक्की बात? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो यहां पर अब नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास इंटरवल, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है सबसेट ऑफ आर, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंटरवल, इनको हम बोलते हैं। इनको हम आपको पता है कि भाई जो ये है हमारे पास, इसको हम आपका मान लो रियल लाइन बोलते हैं। ये आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन। आपको पता है कि मान लो ये कोई एलिमेंट है आपके पास 1, ये कोई एलिमेंट है आपके पास नंबर 2 3, तो 1 और 2 के बीच में आपको पता है कि भाई दो रियल नंबर है 1 और 2, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर आते हैं, है ना। अगर हम रियल नंबर की बात करें कि दो रियल नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं इंटरवल्स की बात करूं तो इंटरवल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में सबसेट ऑफ रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल लाइन है। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब कि रियल लाइन, ठीक है। अब देखो कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है, पहला एग्जांपल लिखा है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r
एंड x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल देन 6। अब लिखा है कि x जो है वो सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे या बराबर हैं। तो चूंकि यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि -4 से बड़े ले रहा है, तो जिसको इंक्लूड नहीं करते उस पर ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। तो -4 से 6 को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल है, तो ये बड़ा यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब देखना अगर x ग्रेटर देन a लेस देन बी है तो इसको हम ओपन इंटरवल a कॉमा बी लिखते हैं। अब है x बिलोंग्स टू r, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल देन a लेस देन इक्वल देन b, तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल a b लिखते हैं जब a और b दोनों एंड को शामिल किया गया। फिर x बिलोंग्स टू r, लेकिन x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल देन b, यानी कि a पर ओपन है b पर क्लोज है, तो जहां पर ओपन वहां पर ऐसे और b पर ऐसे क्लोज ब्रैकेट। और x बिलोंग्स टू r, जहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a बट लेस देन b, तो इस कंडीशन में a पर चूंकि क्लोज है b पर ओपन है, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। इसको ओपन क्लोज बोलते हैं क्योंकि शुरुआत में ओपन है बाद में क्लोज है, तो इसको हम ओपन क्लोज्ड बोलते हैं और इसको क्लोज्ड ओपन बोलते हैं, और इसको हम आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये सब लिखा है x सच दैट x सच दैट x सच दैट। ये चीज दिमाग में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स तो आगे पर भाई बहुत ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। इंटरवल्स आगे पर बहुत ज्यादा भर भर के काम में आते हैं। चलिए, तो अब जैसे कि हमें यहां पर यही पूछा था, है ना, कि -4 पे ओपन है और 6 पर क्लोज, तो हम यहां पर -4 कॉमा में 6 ऐसे लिखेंगे। -12 पर ओपन, -10 पर ओपन, तो ये आपके पास -12 से -10 हो जाएगा। 0 पर क्लोज 7 पर ओपन, तो 0 पर क्लोज 7 पर ओपन। 3 और 4 दोनों पर क्लोज्ड, तो यहाँ से 3 और 4, तो ये हमारे पास ऐसे इंटरवल्स डिनोट किया जाता है। तो इंटरवल्स जो होते हैं वो रियल लाइन के सबसेट होते हैं, रियल लाइन के सबसेट। और एक इंटरवल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इनफाइनाइट मेंबर होते हैं। हर एक इंटरवल इनफाइनाइट मेंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर को कंटेन करता है। एवरी इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? क्योंकि भाई अब रियल लाइन में दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल है, तो भाई अगर इंटरवल पूरा के बीच के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा यहां तक था। अब आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म पर, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट, ब्रैकेट बना लो, हाँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, यहां पर 6 और 12 दोनों है, तो लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x ग्रेटर देन इक्वल देन 6 लेस देन इक्वल देन 12। उसके बाद यहां पर आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल देन 12। उसके बाद यहां पर आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x आपका ग्रेटर देन इक्वल देन -23 एंड लेस देन 5। तो ये हमारे पास सेट बन गए, ठीक है। रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखने का इनको तरीका हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है। चलिए, इसी तरह ये 1.3 एक्सरसाइज आपकी है और इसके सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर और भी चीजें हैं, जिससे पूछ रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक सेट है आपके पास, द सेट ऑफ फॉर राइट ट्राइंगल्स। अब इसके लिए तुम कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे, तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लें, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लें इन अ प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर राइट ट्राइंगल्स आ जाएंगे, और जो कि द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो जो नीचे पर दोनों सेट है, इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करोगे, तो भाई हम बोल देंगे, मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि मैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लेता हूं, तो उसमें राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे,
आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, तुम और दो चार ठो ले आओ, इक्विलेटरल भी ले आओ, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मतलब कि वो सारे के सारे ट्राइंगल्स को कंटेन कर ले रहा है, तो बचे ही नहीं कुछ। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आपके पास, ठीक है, गिवन द विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, ठीक है। अब इन तीनों सेट ए बी और सी के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट, इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, तो मुझे लग रहा है कि 0 से लेकर के अगर मैं 8 तक या 10 तक के नंबर ले लूं तो सारे आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सबको कंटेन कर लेगा, तो मैं तीसरे नंबर वाले को यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर दूंगा, क्योंकि वो सब कंटेन कर ले रहा है। इसको लूंगा नहीं क्योंकि 8 8 नहीं ले पा रहा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे पास तीसरे नंबर वाला इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वेन डायग्राम आपको पढ़ाऊंगा, और वेन डायग्राम वाली चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करेंगे, पक्की बात। तो अब वेन डायग्राम और उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह सबको नेक्स्ट क्लास में आपकी हो जाएंगी। चलो, बहुत कुछ होगा। कीप 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 कीप, एक सेकेंड, वापस से आ जाओ। हाँ जी, चलो तो हम एंड पर आ जाए। चलो चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।